नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी ने निवेशकों से मुलाकात की और निवेशकों से संवाद करते हुए कहा कि यूपी की ओर से निवेशकों का स्वागत है। यूपी में अभी निवेश का माहौल है। हमने प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह हमारी कसौटी का मानक बनता है। मेरा यह मानना था कि, और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था, और खास तौर पर प्रवासियों पर, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। और उस महामारी के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश से पूरा अधिकार है, और जो कुछ हमारे पास होगा हम हर संभव उनकी मदद करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हर एक प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी ने पूरा अनुशासन का ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश शासन की सुविधा को सिर आंखों पर रख करके और फिर हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के अंदर एक मॉडल भी बना। बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है पिछले 5 साल के अंदर। हर एक सरकार ने अपने स्तर पर योगदान किया होगा, करना भी चाहिए, जनता इसलिए चुनती भी है। लेकिन आपके सामने यह भी उदाहरण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले हर एक व्यक्ति के सामने, उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रबुद्ध जन हो, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की बहनें हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग अपनी पहचान बताने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपको, उत्तर प्रदेश की पहचान से आप भी गौरवान्वित होते होंगे। और उत्तर प्रदेश के नाम पर मिल रहे सम्मान से हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि मुंबई दौरे पर सीएम योगी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह सीएम राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। होटल ताज में कई बैंकों के अधिकारियों से भेंट करेंगे। रोड शो के पहले और बाद में 17 B2G मीटिंग्स करेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक GIES रोड शो की अगुवाई करेंगे। रोड शो में कई उद्योग समूह के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। शाम को सीएम योगी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों, कलाकारों से मुलाकात करेंगे। फिल्म सिटी के प्रमोशन को लेकर भी होगी चर्चा। बैठक में फिल्म बंधु और फिल्म सिटी पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएंगी। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और हाईकोर्ट के जल्द चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगा दी गई है और जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हाईकोर्ट ने सभी तथ्य नहीं देखे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी नगर निकाय से जुड़ी हुई, यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी का बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया। समय से लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराने में सहयोगी करेगी। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वागत किया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। दिखाते हैं। न्यायालय के फैसले पे आज स्टे लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र जी, आज बड़ी राहत दी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कैसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में नगर निकाय से संबंध में जो निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करके नगर निकाय चुनाव समय से संपन्न कराए जाने का ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा पिछड़े वर्गों को आरक्षण सहित समाज में सभी वर्गों के आरक्षण की रक्षा के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। पिछड़े और दलित सहित समाज के सभी वर्गों को सपा, बसपा और कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर ठगने का काम किया, उन्हें छलने का काम किया। समाजवादी पार्टी, उनके नेता श्री अखिलेश यादव जी हमेशा पिछड़े वर्गों के सहयोग से सत्ता में आए, लेकिन जब सत्ता आई तो उन्होंने केवल अपने परिवार और सैफई तक वो सीमित रहे, इससे आगे बढ़ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही हाथ है। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे, वो रिजर्वेशन पे रेजोल्यूशन की बात करते थे। अब उच्चतम न्यायालय के फैसले आने के बाद लगता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं बैकड्रॉप है। मुझे इसमें केवल ये कहना है कि हमारी सरकार का जो संकल्प है, हम अपनी पार्टी के अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी ने जो षड्यंत्र करा, उनके लोगों ने जो षड्यंत्र करा, वो पूरे देश प्रदेश की महान जनता ने देखा है। जनता सब जानती है और समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र है वो आज उजागर हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा की आज दूसरा दिन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होके जा रहे हैं, कश्मीर तक जाएंगे। इस पे कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 सीटों पे? राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत को विभाजित करने वाली ताकतों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही है। उन्हें यात्रा अपनी अगर शुरुआत करनी थी
तो ढाका से करते और पीओके तक जाते, क्योंकि पीओके भी भारत का हिस्सा है। उन्हीं के समय कब्जा पाकिस्तान ने किया उस पर, उन्हीं के समय अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर रखा, उसका जवाब देना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी जी बताया थे कि ओबीसी आरक्षण के मामले में देखेंगे तो हम सब वर्ग के साथ, सभी समुदाय के साथ हैं और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा पे एक नसीहत दी है कि आपको पीओके तक जाना चाहिए और जो आपकी सरकार में अधिकृत हुआ था उसको अखंड भारत में जोड़ना चाहिए। वीर जर्नलिस्ट सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन बागपत के मवेकला से शुरुआत हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ हजारों समर्थकों की भीड़ रही, वहीं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी दिग्गज नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवाओं में भी राहुल गांधी को लेकर काफी क्रेज दिख रहा है और उनकी हर कोई एक झलक पाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा 6 जनवरी को कैराने से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी और वहीं 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी, जहां 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे। ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अति उत्साह में एक जात विशेष की भीड़ नहीं है, एक धर्म की भीड़ नहीं है। सब ये मिलजुल कर लोगों में नफरत के खिलाफ जो राहुल जी का प्रयास है वो सफल होता देख रहा हूँ मैं। जो साहब ने कहा है और हम स्वागत करेंगे और होना भी चाहिए। हमारे ज़िले में एक अतिथि आ रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा पे आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनका स्वागत करें। ढोल नगाड़े और मालाओं से हम उनका स्वागत करेंगे। ऊपर से चौधरी साहब का संदेश हो गया है तो हमारे लिए और खुशी की बात है। आप देखिए आगे विजुअल आगे दिखाइए तो आपको समझ में आएगा। हजारों लोग खड़े हैं और यही नहीं, यात्रा कन्याकुमारी से चल रही है, तब से हजारों लोग खड़े हैं। हाँ। आपको लगता है ये यात्रा एक बड़ा परिवर्तन ला रही है? बिल्कुल ला चुकी है। राहुल गांधी जी की छवि जो गढ़ी गई थी झूठी, वो बदल गई। तो यात्रा बहुत शानदार है और इस यात्रा का बहुत व्यापक मैसेज है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का ये निर्देश हुआ है कि हम पार्टी के सभी पदाधिकारी और विधायक सब लोग मिलकर कल जो है हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आएंगे। हम सभी लोग उनका वहाँ पर लखनऊ में चित्रकूट से बीजेपी विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात की। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू हत्याकांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट सशर्त जमानत दे दी है और वो कानपुर देहात जेल में 2 साल से बंद है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं सर्वोच्च अदालत ने खुशी दुबे को जमानत देते हुए कहा कि घटना के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और ऐसे में उन्हें हवालात में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं खुशी दुबे के वकील शिवाकांत ने बताया कि ये मुकदमा उनके लिए मुकदमा नहीं बल्कि एक जिद थी। खुशी दुबे को जमानत मिलने के बाद समाजवादी प्रमुख अखिलेश ने इसे भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार बताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि अंत में जीत न्याय की होती है, अहंकार की नहीं। खुशी दुबे की जमानत भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है। प्रयागराज में 6 जनवरी 2023 से आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। योगी सरकार 2023 के माघ मेले को जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गंगा घाट बनाए जा रहे हैं और कल्पवासियों को रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था की जा रही है। माघ मेले में संतों महात्माओं का आना शुरू हो गया है। उनके रहने के लिए पंडाल भी बन रहे हैं।
प्रयागराज माघ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है और 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी है। कब कब कहां है स्नान पर्व, ये हम आपको बता देते हैं। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल्पवासियों को रहने और पीने के शुद्ध व निर्मल जल की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ साथ संतों महात्माओं के लिए बनाए गए हैं पंडाल। संतों महात्माओं के लिए पंडाल बनाए गए हैं। लगभग 700 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में माघ मेले को बसाया गया है। हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डिप्टी एसपी की तैनाती है और साधु संतों और कल्प वासियों को उनके सेक्टर में ही सुविधाएं मिलेंगी। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा बांके बिहारी की नगरी मथुरा आए हैं। विराट कोहली और अनुष्का ने बांके बिहारी का दर्शन कर बाबा नीम करौली के समाधि स्थल के भी दर्शन किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कोहली की इस यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। बांके बिहारी की नगरी में किंग कोहली, विरुष्का ने किए बाबा नीम करौली के दर्शन। आखिर क्यों बाबा नीम करौली को इतना मानते हैं कोहली? विराट की भक्ति टूर की एक्सक्लूसिव कवरेज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बुधवार की सुबह ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बाबा नीम करौली की समाधि स्थल के दर्शन किए। विराट और अनुष्का आश्रम में करीब 1 घंटे तक रुके। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लिया और समाधि स्थल के दर्शन के बाद कुटिया में ध्यान भी लगाया। फैंस को ऑटोग्राफ दिया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इसके बाद विराट और अनुष्का मां आनंदमयी आश्रम रवाना हो गए। उनका कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। आनंदमयी आश्रम में मीडिया के प्रवेश को रोका गया है। विराट और अनुष्का का वृंदावन आने का कार्यक्रम बुधवार दोपहर को था, लेकिन वे सुबह सुबह ही बाबा नीम करौली आश्रम पहुंच गए। उनका कार्यक्रम इतना गोपनीय रहा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि विराट और अनुष्का के मथुरा आने से पहले ही यहां एक सितारा होटल में कमरे बुक किए गए हैं। बाबा नीम करौली आश्रम में विराट और अनुष्का को प्रसाद के रूप में कंबल भेंट किया गया। दोनों ने बाल भोग का प्रसाद भी ग्रहण किया। आश्रम में विराट कोहली ने अपने एक प्रशंसक को बैट पर ऑटोग्राफ भी दिया। क्यों बाबा नीम करौली हैं विराट के लिए खास? बता दें, विराट कोहली और अनुष्का दोनों को ही बाबा नीम करौली महाराज में काफी श्रद्धा है। नवंबर 2022 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने उत्तराखंड के कुमाऊं स्थित केची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए थे। बता दें कि बाबा नीम करौली महाराज को भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश विदेश से हजारों भक्त उनकी समाधि स्थल के दर्शन करने आते हैं। माना जा रहा है कि विराट अनुष्का ब्रज के प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन करने जा सकते हैं। सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में कपिलवस्तु महोत्सव की तैयारी को लेकर के बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता डीएम संजीव रंजन ने की। बैठक में एसपी अमित कुमार, आनंद सीडीओ जयेंद्र कुमार, एडीएम उमाशंकर समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कपिलवस्तु महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। कपिलवस्तु महोत्सव की तैयारियों को लेकर के हुई है बैठक और बैठक की अध्यक्षता डीएम संजीव रंजन ने की है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। कपिलवस्तु महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा और अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेरठ के मोदीपुरम इलाके में एमडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एमडीए ने अवैध रूप से बने अंसल टाउन के एक ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। दरअसल अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया था, जिसके बाद एमडीए की टीम अंसल टाउन के एक ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।